जैसे तमन्ना भाटिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा गाना, जो स्त्री 2 का गाना है, वो गाना देखकर अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है तो इसमें गलत क्या है? कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते कि राम जैसा बेटा होगा, कृष्ण जैसा बेटा होगा, शिवाजी जैसा बेटा होगा? आप खुद जीजा माता नहीं बन रहे, आप खुद यशोदा नहीं बन रहे, आप खुद कौशल्या नहीं बन रहे, और एक्सपेक्टेशन ऐसी है आपकी। क्यों? जापान के जो एडवांसमेंट्स हैं वो काबिले तारीफ इसी के कारण हुए हैं कि जापान के लोग आज की तारीख में भी सामाजिक कर्तव्य को अपनी एक जरूरी ड्यूटी समझते हैं। मॉडर्न मम्मी तो मैंने बताई दी है, उसको लगता खिला दिया पिला दिया मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। स्टोइकवाद का जो कर्तव्य का डेफिनेशन है वो भी वैदिक कर्तव्य बोध या हिंदू कर्तव्य बोध से काफी मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट जो सवाल था मेरा इस पे ही, इसका नाम ही मैंने लिखा है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ निग्लेक्ट। ये इसके जो हम परिणाम आज भुगत रहे हैं ये निग्लेक्ट की वजह से हुए हैं क्या? तो उसका सवाल एक्चुअली ऐसा था कि व्हाट हैपन व्हेन कर्तव्य बोध इज इग्नोर्ड। जब हम कर्तव्य बोध छोड़ देते हैं या उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी पे कैसा होता है? और अगर ऐसा इसके जो इम्पैक्ट होते हैं सोसाइटी पे, ये हम कैसे जान सकते हैं? इसको पहचान कैसे सकते हैं कि इसको नासुर बनने से पहले इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर ये इग्नोर्ड हो रहा है या कर्तव्य हम छोड़ते जा रहे हैं तो? भी मैं पहले कुछ ऐसे कर्तव्य है जो आपको परिवार में ही निभाने हैं, उसके ऊपर आती हूँ। मैंने पर्सनल लेवल के कर्तव्यों की बात तो बता दी थी, फैमिली लेवल पे आती हूँ। मैं कई लड़कियों को देखती हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तब भी मैंने कई महिलाओं को देखा। बच्चा खा नहीं रहा है, अब उसको तो बाहर का फूड खिलाना शुरू करना है, कब तक फीड करेंगे? तो वो बाहर का फूड या तो रेडीमेड वो चिल्ड्रन फूड आता है, इन्फेंट फूड आता है, उसमें गर्म पानी डाल के बना लेते थे, या फिर घर में कुछ सेक के वगैरह जला, जिसको हम पेजी वगैरह बोलते हैं, उस टाइप का कुछ बनाती है, कटोरा भर के बनाती है, या घर में जो भी खाना बना है उसको मिक्सी में घुमा के उसका कटोरा भर के गरगटा बना लेती है। और वो महिलाएं जो है बच्चे के मुंह में ठूसते रहती है। अब वो बच्चा खाता नहीं है तो इसके लिए उसको एंटरटेन करने के लिए टीवी लगा दिया जाता है, कार्टून हो या बहुत कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे पेरेंट्स देखे जो सीधा डिस्कवरी लगा देंगे, डिस्कवरी पे क्या चल रहा है उसका सेंस भी नहीं रखेंगे और लगा देंगे। तो बात कैसी है कि ये तो 20 साल पहले की बात है। फिर जैसे ही मोबाइल एडवांसमेंट्स हो गया, आज की तारीख में हर एक व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है। तो अब क्या करते हैं कि चुपचाप से इंस्टाग्राम लगा देंगे या यूट्यूब पे रील्स लगा देंगे, हाँ तू देख भैया, और माँ खिलाते जाएंगी। अब ये खिलाना ही सिर्फ क्या पेरेंटिंग है? नहीं। पहले के जमाने में माएँ जो रहती थी वो वास्तविकता से, पहले का मतलब मैं ज्यादा दूर पहले का भी नहीं बोल रही हूँ, 20 साल पहले की माएँ, वो वास्तविकता जो है उससे अवगत कराती थी। जैसे कुछ माएँ बोलती थी, बेटा फिल्मों में जो बताया जा रहा है वो 100% सही नहीं रहता, उसमें सिर्फ 5% सच्चाई रहती थी। तो उस जमाने की लड़कियां जो थी वो फिल्मों में देख लव स्टोरीज को देख के उतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती थी। आज तो ऐसा हो गया है कि हाँ उम्र में आ गई है, लड़के का तो अटेंशन चाहिए ही है, पढ़ाई छोड़ के वो उस अटेंशन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तो बात यही है कि माँ का काम है सिर्फ खाना खिला के उसको मोटा ताजा करना नहीं है, उसको वास्तविकता से अवगत भी कराना है। ऐसी महिलाओं को मेरा यही कहना है कि बहन, कब तक मोबाइल देकर उसको खाना खिलाएगी? कभी ना कभी उसे स्कूल जाना पड़ेगा, वहां कौन मोबाइल देगा? वहां उसको खुद के हाथ से खाना खाना पड़ेगा। तो कब तक ऐसा करोगे? बच्चों को बच्चों के हाथ से खाना आपको स्कूल में एडमिट कराने के पहले ही करवाना चाहिए। तभी वो बच्चा समझेगा कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसने कितना डेडिकेशन देना है। ये
बहुत मामूली सी बात है, लेकिन बच्चा मोटा ताजा दिखना चाहिए, इसके लिए उसको कुछ भी खिलाते जा रहे हो, और वो खा नहीं रहा है तो मोबाइल लगा के दे दिया। मोबाइल में वो क्या देख रहा है तो उसको पता नहीं है, उसको समझ नहीं है। जैसे तमन्ना भाटिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा गाना, जो स्त्री टू का गाना है, वो गाना देखकर अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है तो इसमें गलत क्या है। बच्चे को समझ रहा है वो गाने में जो नृत्य है वो कितना वल्गर है? नहीं समझ रहा। बात ऐसी है कि आप बच्चे को क्या दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है, उसको अंतर नहीं समझता। अगर उसमें उतनी समझ रहती थी तो बात ही कुछ और रहती थी। फिर यही पेरेंट्स रहते हैं जो बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हमारे बच्चे सब खा लेते हैं, बस उनके हाथ में मोबाइल दे देना पड़ता है। ये कहाँ की बात हुई? आप बच्चे के जीवा पर रस ही निर्माण नहीं होने दे रहे, उसके पहले ही उसकी समझ कहीं, उसका इंटेक समझे, एनालाइज करे, उसके पहले उसके सामने स्क्रीन पे कुछ और आ जा रहा है, तो वो कहाँ से समझेगा कि क्या खा रहा है और वो कितना अच्छा है उसके लिए? नहीं समझेगा। तो ये निग्लेक्ट है कि हम खाना खाते वक्त बच्चे के साथ अच्छी सकारात्मक बातें नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए, कहाँ से आप एक्सपेक्ट करते कि राम जैसा बेटा होगा, कृष्ण जैसा बेटा होगा, शिवाजी जैसा बेटा होगा? आप खुद जीजा माता नहीं बन रहे, आप खुद यशोदा नहीं बन रहे, आप खुद कौशल्या नहीं बन रहे, और एक्सपेक्टेशन ऐसी है आपकी। क्यों? तो अब इसके काउंटर में मैं यही कहूंगी कि वो कर्तव्य। राइट है ना सर, आज हाँ, आज के ज़माने का राइट है वो, इसलिए उनको एक्सपेक्टेशन बेसी। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। किसी चीज का अधिकार चाहिए तो उसके लिए परिश्रम स्वयं करने पड़ते हैं। मुझे कोई, मैं कई बार लड़कियों के साथ बहुत सी बातें करती हूँ, खास करके स्लम ड्वेलिंग लड़कियां जो है, कई लड़कियां मुझे मिलती है, काश हम्म, 8वीं 9वीं में पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया रहता था तो आज मेरा, मैं ये रहती थी। वो अपने सपनों के बारे में कहती है। 8वीं 9वीं की उम्र में अट्रैक्शन के लिए ही तो कर रही थी वो ये सब। तो बात कैसी है कि आपको बहुत बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा कि आपके कर्तव्य पर्सनल लेवल से फैमिली लेवल, अब आते हैं कम्युनिटी और सोशल लेवल पे। एक तालाब हुआ करता था मेरे गांव में। रूल पहले ऐसा था तालाब के आसपास के 200-250 घरों में कि कोई भी तालाब के पास कोई कचरा नहीं डालेगा। पर कुछ लोगों को आलस्य आने लग गया और उन्होंने उनके घर के सामने कचरा फेंकना शुरू कर दिया जो तालाब के पास गिरता था। हुआ ये कि धीरे धीरे तालाब जो है उसमें कचरा गिरने लग गया, क्योंकि 4 लोगों ने शुरू किया तो बाकी के 200 लोगों ने भी सोचा हम भी फेंकना शुरू कर देते। वो तालाब ही बुझ गया। अब तालाब बुझ गया तो आप सोचिए कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो गई। ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गई तो पानी का प्रश्न अब उस एरिया में आने लग गया। तो पूरे गांव को उसकी कीमत भुगतनी पड़ी। तो बात ऐसी है कि पर्यावरण का भी जो विषय रहता है वहां पर एक कलेक्टिव ड्यूटी सबकी है कि हमने गंदगी नहीं फैलानी हमारे लेवल पे। पर लोग फेंकते जाते। और ऐसे कई तालाब आपको भारत के कई शहरों में दिखेंगे जो कचरा डालने के कारण बुझाए गए। ये मैंने एक उदाहरण दिया। सही बात। जो रूल फॉलो नहीं किया, कचरा कहाँ डालना उसका। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी अगला जो सवाल है तो वो है कि कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। तो हाउ डू हिंदू प्रैक्टिसेस अराउंड ड्यूटी कंपेयर विद अदर सिविलाइजेशंस और रिलीजन्स? जो हिंदू प्रैक्टिसेस है हमारे, जो विचार नियर टू और जो कर्तव्य बोध के नज़दीक है, उनके कंपैरिजन्स में जो अदर सिविलाइजेशन और रिलीजन्स है, तो उनको हम टैकल कैसे कर सकते हैं, या उनके चीज़ में हमारा कर्तव्य बोध कहाँ पे रहना चाहिए? फॉर एग्जांपल उसके हिसाब से ग्लोबल एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी अवेयरनेस या इम्प्रूव्ड
सोसाइटल कोहेजन, एथिक्स, इस हिसाब से हम कैसे देख पाएंगे उसको? भारत में हिंदू धर्म है, ठीक है। कर्तव्य धर्म से जोड़ा गया, कर्तव्य को निष्काम भी कहा गया है कृष्ण द्वारा। तो ये जो प्रश्न है कि अ, भारत में कर्तव्य कैसा था, तो भारत में कर्तव्य व्यक्ति की स्थिति, जाति, आयु, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, उसके अनुसार उसका बाइफरकेशन होता था। जैसे कोई व्यक्ति शूद्र है तो उसके कर्तव्य अलग रहते थे, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसके कर्तव्य अलग रहते थे। और ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं मिलता था, उसकी शिक्षा लेनी पड़ती थी, और तभी जाके वो कर्तव्य भी उस शिक्षा के दरमियान सिखाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है कर्तव्य की बात जो है ना, हमारे देश में ग्रंथों में बहुत अच्छे से लिखी गई थी। अब जिन्हें कर्तव्य नहीं फॉलो करना है, ऐसी एक विचारधारा भी पैरेलली देश में बहुत फल फूल रही है, वो कर्तव्य निभाना ही नहीं चाहती है कोई भी, और सीधा हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट पे या किसी अन्य ग्रुप पे, किसी दूसरी कम्युनिटी पे, जाति पे धकेल के मोकली होती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो इन ग्रंथों को जला देना चाहते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, थोड़ा सा हम थोड़ा पड़ोस में चलते हैं, चीन, जहाँ पे कन्फ्यूशियस नाम का एक व्यक्ति होके गया। कन्फ्यूशियस का जो कर्तव्य बोध है, भले ही कम्युनिस्ट पार्टी चीन में है, लेकिन लोग कन्फ्यूशियस की विचारधारा को आज भी मानते हैं। और ये कहीं ना कहीं चीन के जो पॉलिसीज है उसमें भी दिख के आता है। यहाँ पे जो है कन्फ्यूशियस का जो विचारधारा थी, वो मनुष्य के आपसी संबंध में भी नैतिक दायित्व पर जोर देने वाला विचारधारा था। नैतिक दायित्व आए हैं मतलब कर्तव्य बोध का कहीं ना कहीं बात थी। और वो आपसी संबंध, फिर वो आपसी संबंध केवल एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से ही नहीं, मनुष्य और शासक का भी, मनुष्य और किसी दूसरी संस्था का भी संबंध उसमें कन्फ्यूशियस ने बताया। अब एक और रोमन सभ्यता में स्टोइकवाद नाम की विचारधारा रही हुई है। तो स्टोइकवाद का जो कर्तव्य का डेफिनेशन है वो भी वैदिक कर्तव्य बोध या हिंदू कर्तव्य बोध से काफी मिलता जुलता है, कि आपस में एक दूसरे के नैतिक दायित्व को समझिए, एक दूसरे के प्रति के, समाज के प्रति के नैतिक दायित्व को समझिए। और यहाँ पर भी जो है बस इतना है कि भाई उतना क्लियर बाइफरकेशन, जितना क्लियर बाइफरकेशन हिंदू धर्म में किया गया है, उतना क्लियर बाइफरकेशन आपको बाहर नहीं दिखेगा। पर बात वही है कि आपको आपस में उत्तरदायित्व निभाने हैं। अब तीसरा है, बहुत बड़ी बात है, अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन में बहुत सारे कर्तव्य लिखे गए, लेकिन ये कर्तव्य, इनका एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ईश्वर द्वारा जो कानून बताया गया है, जो उनकी किताबों में है अब्राहमिक रिलीजन्स की, उसको फॉलो करना ही कर्तव्य है। फिर उसके लिए चाहे वो हिंसा करे ना करे, ये उनका प्रश्न है, पर वो उनको रूल फॉलो करना है जो उनकी किताबों में लिखा है। और ये सार्वभौमिक है, यहाँ पे व्यक्ति के स्थिति, आयु, लिंग, शिक्षा, इसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। वो रूल है, ईश्वर ने बताया हुआ है, तो हमें उसको फॉलो ही करना है। ऐसा अब्राहमिक रिलीजन का कर्तव्य बोध है। तो बात यह है कि स्टोइकवाद, कन्फ्यूशियस, ये जो लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म में कर्तव्य बोध लिखा हुआ है, जो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है या समाज के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है, उसे ही फिर से अपने हिसाब से बताया है। ठीक है। अब मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देती हूँ जापान का। जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में डूब जाने वाला था, डूब ही गया रहता था। पर कन्फ्यूशियस की विचारधारा से जो एक वहां का व्यक्ति है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उस व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस की विचारधारा पर आधारित
सामाजिक उत्तरदायित्व को कर्तव्य का रूप दिया और ये सभी नागरिकों के लिए कंपलसरी करने की कोशिश की। आज भी वहां पे सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, इसकी जान जो है, इसका हम कह सकते हैं, इसके बारे में सजगता जो है, वहां जापान के लोगों में बहुत ज्यादा है। और आज जापान कहाँ है? हम यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जापान का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। कहाँ, मतलब बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, लेकिन जापान के जो एडवांसमेंट्स हैं वो काबिले तारीफ इसी के कारण हुए हैं कि जापान के लोग आज की तारीख में भी सामाजिक कर्तव्य को अपनी एक जरूरी ड्यूटी समझते हैं और इसीलिए वो ग्रो कर रहे हैं और इसीलिए वो बहुत ज्यादा विकसित है। यही फर्क है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो हमने अभी तक जो प्रश्न ली है उस पे हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम इन सब प्रैक्टिसेस का कंपेयर करते हैं ना विथ प्रेजेंट, हाउ वाज द ड्यूटी अवेयरनेस चेंज्ड एंड व्हाट माइट बी द फ्यूचर लुक लाइक। तो इसका हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कर्तव्य बोध का क्या हो सकता है, कंपैरेटिवनेस रहेगा फ्यूचर में कम कर्तव्य बोध, या इससे भी नीचे गिरेगा, या इसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, पास से अभी तक कितना नीचे हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो इसका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी ये जो प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा सा, मतलब हम भूतकाल में थोड़ा घूम के ही आते हैं। जैसे भूतकाल में जिन्होंने भी कर्तव्य निभाए हैं, वो आज देवतुल्य है, पूजनीय है। हम्म, तो हम सही चलते बात। हैं, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है राम राज्य, इस विषय पर। राम राज्य क्या है, ये आज भी कोई भी नहीं डिफाइन कर पा रहा है, परिभाषित नहीं कर पा रहा है। पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि राम जो है वो ऐसे ही नहीं है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा में रहना ही उन्होंने अपना कर्तव्य माना। रावण ने जो किया, वो करने के बाद में कोई भी व्यक्ति सहज में बिलो द बेल्ट गालियां दे सकता था, लेकिन राम की जो भाषा है वो सदैव एक मर्यादा में रही हुई है। और युद्ध भूमि पर भी राम मर्यादा में ही रहे हुए हैं, इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर हम राम जी को पूछते थे हुए, उन, उन्होंने जो जीवन जिया मर्यादा पुरुषोत्तम का, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ पूजा करना ही हमारा धर्म है, या उन्होंने जो जीवन दिया, उनके जो सद्गुण है, उसको भी हमने अपनाना, ये हमारा कर्तव्य है? ये मेरा प्रश्न है सभी दर्शकों से, श्रोताओं से। आज की तारीख में ऐसा है कि मनुष्य को अगर कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो तुरंत शाब्दिक हिंसा कर लेते हैं, शारीरिक हिंसा तक बात पहुंच जाती है। राम के जमाने में रावण अर्थात जो शत्रु था, वो कहीं और दूर था, दूसरे फैमिली में था। अब आते हैं कृष्ण के जमाने में। कृष्ण कृष्ण भी बहुत बड़ी ऊर्जा के स्वामी रहे हुए हैं। कृष्ण के जमाने में भाई ही भाई का शत्रु था। कृष्ण का शत्रु कौन था? उनका खुद का मामा था। मतलब जो आपके ब्लड रिलेशंस है वही आपके शत्रु थे। कृष्ण के जमाने में ये सिचुएशन थी। तो ये बात तो बहुत मायने रखती है कि ब्लड रिलेशन के प्रति जो प्रेम है, जो भावना है, आदर है, उसको हम पहले रखें कि समाज के कर्तव्य के प्रति हम सजग रहे। ये डायलेमा कृष्ण के लिए भी था और ये अर्जुन के लिए भी था। तो कृष्ण के जीवन में मैं आगे बढ़ती हूँ जहां पे वो कुरुवंश के विवाद में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुरुवंश का जो विभाजन है, उसका जो सलाह है, वो कृष्ण ने ही दिया था ताकि युद्ध टले। ठीक है, युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला, बहुत अच्छी बात हुई। युधिष्ठिर ने उसे डेवलप किया, अपने हिसाब, उस जमाने के हिसाब से उसको विकसित किया।
राज्य फिर क्या अश्वमेध यज्ञ हुआ, वो पूरी धरती के स्वामी बने। युधिष्ठिर का धर्म तो यही था कि उसने केवल धर्म के अनुसार राज्य करना, पर युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने कर्तव्य को छोड़ के द्यूत क्रीड़ा खेलना स्वीकार किया। उसमें भी वो रुकते नहीं है, पूरा राज्य चले जाता है, सब कुछ चले जाता है, उसमें भी रुकते नहीं है। अपने भाइयों को, स्वयं को, फिर पत्नी को, सबको दांव पे लगा देते हैं। कृष्ण यही तो टालने की कोशिश कर रहे थे, पर ये टला ही नहीं। और एक युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया कि नहीं, मेरे राज्य को मैं दांव पे नहीं लगाऊंगा, मेरे भाइयों को, मेरी पत्नी को दांव पे नहीं लगाऊंगा। ये कर्तव्य युधिष्ठिर ने नहीं निभाया, तो परिणति ये हुई कि वनवास, अज्ञातवास और फिर युद्ध। इस युद्ध को टालने के लिए ही कृष्ण सदैव कर्तव्यरत थे। अब कई लोग बोलते हैं कि कृष्ण के कारण महाभारत का युद्ध हुआ है। नहीं, कृष्ण ने इसे टालने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। कर्ण को उसकी वास्तविकता बताई, फिर दुर्योधन को जो विश्व रूप दर्शन है वो बताया, पर लोगों ने नहीं सुना। महाभारत क्यों हुआ? भीष्म और द्रोणाचार्य के मौन के कारण, गांधारी के आंखों की पट्टी के कारण, धृतराष्ट्र के अंधे पुत्र प्रेम के कारण, शकुनी के प्रपंच के कारण। यह आप स्वयं सोचिए, इन लोगों ने अपने जो है उत्तरदायित्व वो निभाए ही नहीं। गांधारी ने अपने 100 पुत्र क्यों खोए? क्योंकि उसने आंखों पे पट्टी बांध ली। पुत्र होते तब तो आंखों की पट्टी खोल लेती थी, तब भी काम हो जाता था। अपने पुत्रों को स्वयं संस्कारित करती थी, तो महाभारत होता ही नहीं था। बात यह है कि स्वयं आप क्या करते हैं। मेरा बार बार कहना यह है कि परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के उत्तरदायित्व है, पर जब एक बालक को संस्कारित करने की बात आती है तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आज के एकल परिवार सिस्टम की जो जिद है, जिद कहूंगी मैं, उसमें माता पिता की है। अगर पिता नहीं कर रहे हैं तो माँ पिता के भरोसे ना बैठे, अगर माँ नहीं कर रही है तो पिता माँ के भरोसे ना बैठे, वो खुद करे। तो ये कहाँ जा रहा है? हाँ, मैं आती हूँ थोड़ा सा मॉडर्न टाइम्स में। अति मॉडर्न भी नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के पूजनीय है, एक आदर्श है। तो कैसे शिवाजी महाराज बने? जीजा माता ने घड़ाया। जीजा माता ने कर्तव्य को ऊपर रखा कि नहीं, मैं प्रजापालक हूँ, मेरे पति की जो जागीर है उसमें जो प्रजा है उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उन्होंने देखा कि कई जगहों पे महिलाओं के साथ में बहुत बर्बरता हो रही है, इसीलिए हिंदवी स्वराज का जो बीज है वो बीज अंकुरित करके शिवाजी महाराज के जीवन में प्रस्थापित करने का काम जीजा माता ने किया। उसके बाद में शिवाजी महाराज का विवाह हुआ, सईबाई जीवन में आई। सईबाई ने जब संभाजी को जन्म दिया, उसके बाद में वो रिकवर नहीं हो पाई और वो चली गई। तो जीजा माता पर ही संभाजी को एक मातृवत प्रेम देने की जिम्मेदारी थी। वो चाहती थी तो बाकी जो सौतेली माएँ हैं उनके भरोसे संभाजी को छोड़ सकती थी, नहीं, पर जगदम्बा की भक्ति, याद रखना ये शब्द, जगदम्बा की भक्ति और स्वराज्य के प्रति निष्ठा, ये दो चीजें जीजा माता ने ही संभाजी के मन में बिल्कुल इस तरीके से बो दी कि वो मरते दम तक कहीं गई ही नहीं। तो देखिए, बात सिर्फ वो फिल्म में जिस तरीके से छावा फिल्म में बताया है बात वैसी ही नहीं है, या छावा इस कादंबरी में जिस तरीके से लिखा वैसी नहीं है। ये एक्चुअल में घटी हुई घटनाएं हैं। कितनी यातनाएं हुई संभाजी को अंतिम समय में दी गई। औरंगजेब जैसा लालच देने वाला आदमी हर रोज नए लालच लेकर आ रहा था, वो लालच भी दे रहा था और यातनाएं भी दे रहा था। न लालच चुना, न यातनाओं से डरे। जगदम्बा का नाम लेते लेते संभाजी महाराज गए, उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। ठीक है, अब संभाजी महाराज को किसने धोखा दिया? उनके ही अपने लोगों ने, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के प्रति के कर्तव्य के पहले अपने लालच को रखा। क्या हुआ उसका? तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोगों का जो कर्तव्य बोध है वो दूषित होते जा रहा है।
और आज अगर हम आए हम्म, मॉडर्न समय पे, तो मॉडर्न मम्मी तो मैंने बता ही दी है, उसको लगता है खिला दिया पिला दिया मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चे के साथ बात नहीं करती है, उसको कहानियां नहीं सुनाती है, उसके डर क्या है, उसकी एंजाइटीज क्या है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं रहता है उस माँ का। क्यों? बहुत काम करना पड़ता है। बच्चा एक मामूली लायबिलिटी नहीं रहता। उसको अगर आप सही से सही बात। नर्चर करेंगे, संस्कारित करेंगे, तो वो आपकी एसेट बनेगा और आपको संभालेगा आगे चल के, बिल्कुल सही। जब आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो। बिल्कुल सही। दिस लाइन वाज अ शो स्टॉपर बेसिकली। दिस इज परफेक्ट एनालिसिस कि इट्स इट्स इन्वेस्टमेंट गिव एंड टेक। आज आप अगर उस पे इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको अच्छे से परवरिश करोगे, उसकी देखभाल ठीक से करोगे, इसको इन्फॉर्मेशन सही से दोगे, so this is the same return you will get once you get old, because उसको मालूम रहेगा फिर उसका कर्तव्य क्या रहेगा, उसको करना क्या है, what he is supposed to do. Unfortunately in most of the cases ये होता नहीं है। फिर बहुत सारे सिटीज़ में जो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स इट कॉल्ड इन इंग्लिश, बट हमारे इसमें उसको पालना घर कहते हैं, उसमें रख देते हैं। मम गोज़ फॉर जॉब, डैड गोज़ फॉर जॉब, तो वो सुबह 8 से शाम 5-6 बजे तक वही रहता है, फिर शाम को वो माँ लेने को आती है। एंड द केयर टेकर्स आर नॉट एक्चुअल पेरेंट्स, तो उनका तो जब वो सिर्फ केयर टेक करते हैं, उनका लेना देना नहीं होता जितना माँ बाप का होता है। एंड देन इवेंचुअली व्हेन इट्स स्टैंडर्ड 8-9 तक, तो उनको बहुत सारी गलत चीज़ें एडिक्शन लग जाती है उसमें। फिर स्मोकिंग आ गया उसमें, ये कंटेंट आ गया, उसमें बहुत सारे अन्य चीज़ें भी आ जाती है। बट दैट्स व्हाट दैट वाज द पॉइंट व्हाट यू एग्जैक्टली सेड इट करेक्टली।